हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ओटागो के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ओवल डनडिन में, जो कि ओटागो का होम ग्राउंड है। करंट अगर हम बात करें दोनों टीमों के बारे में तो आपको पता होगा कि ओटागो मतलब पहले दो मैचेस में तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। उसके बाद से हमीश रदरफोर्ड के जाने के बाद थोड़ा सा उनका बैटिंग जो है इनकन्सिस्टेंट हो रहा है। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी सारे परफॉर्मर्स आए हैं बैटिंग यूनिट में, और बॉलिंग यूनिट में उनके लिए थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग लगभग उनकी सही ही चल रही है। तो अभी के लिए अभी दोनों ही टीमों को काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है अपनी बैटिंग के ऊपर। जहाँ जहाँ पे उनकी बैटिंग फेल हो रही है वो हार रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है। पिछले सीजन की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चौथे स्थान पर खत्म किया था उन्होंने, और ओटागो तीसरे स्थान पर खत्म किया था ग्रुप स्टेज में, और उसके बाद वो फाइनल्स तक गए थे जहाँ पर उनको ऑकलैंड से हारना पड़ा था। पिछले 5 लिस्टेड मैचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2-2 की बराबरी आपको दिख जाएगी। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो ओटागो यहाँ पर ज़्यादा जीती है। पिछले दोनों ही सीजनों में 4 मैचेस में 3 जीत 18 साल में, और 19वें 3 मैचेस में 2 जीत उनके खाते में दर्ज हुई हैं। ये कुछ परफॉर्मेंस है पिछले सीजन में, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। अभी तक दोनों टीमों की तरफ से, जैसे मैंने बताया कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से काफ़ी सारे बैट्समैनों ने परफॉर्म करा हुआ है। ओटागो की तरफ से हैमिश रदरफोर्ड ने जो पहले 2 मैच में ही रन बनाया था, उसके बाद इंजरी के चलते बाहर हो चुके थे और अभी तक उनकी वापसी हुई नहीं है। हालांकि आखिरी जो मैच डे था वहाँ पर स्क्वाड में हैमिश रदरफोर्ड अवेलेबल थे, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों उनको नहीं खिलाया गया था। और नील ब्लूम, इन्होंने भी 2 मैच में रन बनाया हुआ है। बॉलिंग में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर सिर्फ ब्रेड रैंडेल का ही बताने लायक है। इसके सिवाय बाकी जो बॉलर्स हैं, विकेट तो निकाले हैं काफ़ी सारे बॉलरों ने, लेकिन काफ़ी रन्स दे रहे हैं, और इसीलिए एवरेज किसी का भी उस तरह से अच्छा नहीं है। ओटागो की तरफ से भी सेम प्रॉब्लम है। माइकल रे ने एक मैच में 3 विकेट निकाला था, उसके बाद से इनका भी थोड़ा सा हल्का चल रहा है, और ट्रेविस मुलर तो पिछले 1-2 मैच में खेले नहीं थे। अभी आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। तो जो चीज़ हिस्ट्री यहाँ पे बता रहा है वो है कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर हमेशा ही अच्छी रहती है। रिजल्ट जो है, मैच का रिजल्ट क्या होगा वो डिपेंड करता है कि ओटागो की बैटिंग कैसी हो रही है उसके ऊपर। आप नोटिस करते रहो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नजर रखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे आपको समराइज करवा दूंगा। नोटिस करते रहो, ओटागो ने यहाँ पर बनाया था 291, ठीक है, जहाँ पर ऊपर से आपको दिख जाएगा कि ऊपर से कोई भी बैट्समैन यहाँ पर नहीं चले थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर से रिपन, नेथन स्मिथ और फिनी का यहाँ परफॉर्मेंस था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बड़े ही आराम से चेस कर लिया, जहाँ पर ब्राउनील, निक केली, निक केली पहले नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर खेलते थे और अभी वो ओटागो की टीम के होकर खेलते थे, और भारत पॉपली मतलब टॉप ऑर्डर ने ही यहाँ पर काम निपटा दिया था। उसके बाद अगला मैच नोटिस करो, फिर से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग देखिए। पहले बैटिंग करी उन्होंने इस बार, और इस बार फिर से बड़ा स्कोर। वाटलिंग साथ में निक के लिए यहाँ पर भी रन्स थे। ओटागो की बैटिंग बुरी नहीं थी, लेकिन काफ़ी बड़ा स्कोर था जो चेज नहीं हुआ। और फिर से आप नोटिस कर सकते हैं टॉप ऑर्डर से खास कुछ परफॉर्मर नहीं आए, नीचे से रिपर ने यहाँ पर परफॉर्म करा, और बाकी जो बॉलर्स तो यहाँ पर थे। हैमिल्टन में जो 2 मैचेस हुए थे वहाँ पे ही मतलब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पिछले सीजन में भी एक और उससे पहले वाले सीजन में एक हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, हैमिल्टन हालांकि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की होम ग्राउंड तो है, लेकिन यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब होता है। तो यहाँ पर वही हुआ था कि 179 पर वो निपट गए थे, ठीक है। डफी ने यहाँ पर लीड किया था वो कोलैप्स। ओटागो की बैटिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी हुई थी, जहाँ पर रदरफोर्ड ने लीड करा। और अगला जो मैच है ये भी आप देख सकते हैं हैमिल्टन में ही हुआ था, और यहाँ पर भी बैटिंग कोलैप्स हुआ था। ओटागो ने यहाँ पर फिर से अच्छी बल्लेबाजी करी थी। निक केली इस बार आ गए ओटागो में, और इनका परफॉर्मेंस इस फिक्सचर में हमेशा ही अच्छा रह रहा है। आप नोटिस कर सकते हैं जब वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर खेलते थे तब ओटागो के अगेंस्ट रन बनाते थे, और जब ओटागो में आ गए तब भी वो रन बना रहे हैं, लेकिन इस बार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में साथ में फिनी और रिपन। एक चीज़ नोटिस करिए, एक मैच ये जो हुआ जहाँ पर रदरफोर्ड ने ही मामला बिगाड़ दिया था, उसको छोड़ के हमेशा ही ओटागो के निचले क्रम के बैट्समैनों को रोल पे आना पड़ रहा है। ऊपरी क्रम के बैट्समैन एक आध मैच में रन बनाया है, मतलब एक मैच जो आपने देखा चेस कर लिया था उसको छोड़कर एक आध मैच में रन बनाया है, लेकिन कंसिस्टेंसी की बात करें तो निचले क्रम के बैट्समैनों को हमेशा ही रोल पे आना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि केली जो ओपनिंग कर रहे थे यहाँ पे उन्होंने शतक लगाया, लेकिन फिर से रिपन और फिनी के यहाँ पर परफॉर्मेंस थे। बॉलर में रैंडेल और वर्मा जो बॉलर्स थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी नहीं हुई थी, जहाँ पर कूपर का रन था, साथ में नेथन स्मिथ और रिपन। और 2 दिन पहले ही जो मैच हुआ यहाँ पर फिर से जैसे ही देखिए हैमिल्टन में जो 2 मैचेस हुए थे
उन दो मैचेस को छोड़कर बाकी जो मैचेस मैंने ऊपर आपको दिखाए वहाँ पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग अच्छी रही थी, और हैमिल्टन वाले में ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग थोड़ा खराब हुआ था। और जैसे ही हैमिल्टन के बाहर आ गई नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, फिर से देखिए 300 के ऊपर स्कोर बन गए। ठीक है, टॉप ऑर्डर से क्लार्क, ब्राउनील, डेपचीज, कूपर, हैम्पटन, सारे के सारे जो बैट्समैन हैं सबने रन बनाया है। कूपर के लास्ट दो मैचेस में आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बैटिंग से काफ़ी अच्छा रहा है। और यहाँ पर नेथन स्मिथ एक और नाम आपको यहाँ पर काफ़ी बार दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी उनके खाते में 3 विकेट थे, यहाँ पर 1 विकेट, तो ऐसा उनका हमेशा ही रहता है, लगभग यहाँ से बैटिंग से रन था। तो नेथन स्मिथ और कूपर का यहाँ पर काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रहा है। ये कुछ परफॉर्मर्स थे। और ओटागो ने भी बैटिंग ख़राब नहीं करी थी, लेकिन फिर से वही बात कि नीचे वाले बैट्समैनों का फिर से आप नोटिस करिए, नेथन स्मिथ, रिप्पन, ये सारे मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। और निक केली ने यहाँ पर भी अच्छा स्टार्ट किया था, रन आउट हो चुके थे। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रेंड है जो यहाँ पे हमें दिख रही है। हैमिल्टन में जो मैचेस हुए थे उन मैचेस के छोड़कर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर हमेशा अच्छी रही है। ठीक है, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ओवरऑल उनके टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर तक बैट्समैन ने ही काम निपटा दिया है। ओटागो की बैटिंग भी बुरी नहीं रही है, लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से पीछे रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द मैचेस विच हैपेंड इन हैमिल्टन। ठीक है, और ओटागो की तरफ से एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि निचले पायदान के जो बैट्समैन हैं, मतलब मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, उनको हमेशा ही रोल पे आना पड़ रहा है। ठीक है, माइकल रिप्पन और नेथन स्मिथ, ये दो नाम आपको कई बार दिखे होंगे, यहाँ पर थे। यहाँ पर देखिए बैटिंग से तो नहीं लेकिन बॉलिंग से इनका रोल आ गया। बैटिंग से भी हालांकि रिप्पन ने रन बनाया हुआ था। उसके बाद ये मैच में कुछ नहीं था, यहाँ पर फिर से रिप्पन के रन्स थे। और जो आखिरी मैच है यहाँ पर भी आपको रिप्पन और नेथन स्मिथ के रन्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड सा यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है कि रिप्पन और नेथन स्मिथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और निक केली इस फिक्चर में ओवरऑल उनका काफ़ी अच्छा है, चाहे जब वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर खेलते थे तब हो, या फिर अभी जब ओटागो के होकर खेल रहे हैं तब, हमेशा ही उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। हेनरी कूपर का आपने कुछ कुछ नाम देखा है, तो ये कुछ 3-4 नाम हैं जो आपने ओवरऑल देखा है। अगर हम समराइज़ करें इन नामों को, तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से डीन ब्राउनिल का नाम आपको दिख जाएगा, लास्ट मैच में भी इन्होंने रन बनाया था, 33 कुछ बनाया था। थोड़े से मुझे लग रहा है मतलब फॉर्म को लेकर इशू इनका है, मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है। अभी तक स्टार्ट तो ले रहे हैं लेकिन बड़ा नहीं कर पा रहे हैं अपनी इनिंग्स को। डीन ब्राउनिल का ऐसा ही चलता है उनको आप जब भी काउंट आउट कर देंगे ना, आप सोचेंगे कि नहीं ये तो इनसे तो कुछ नहीं होगा, तभी ये बड़ा इनिंग्स खेल के देते हैं। ये कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, लेकिन अपने दिन पे बहुत बड़ा इनिंग्स खेलने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, आप देख सकते हैं 7 में से 2 इनिंग्स में ही इन्होंने 50+ स्कोर बनाया, लेकिन फिर भी औसत इनका 52 के ऊपर। उसके बाद ये कुछ प्लेयर है, निक केली जब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर ओटागो के अगेंस्ट में खेले हैं तब उनका 50 के ऊपर औसत रहा है। ठीक है, और जब उन्होंने ओटागो के होकर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में खेला है, उनके रन आप देख सकते हैं यहाँ पर 47, यहाँ पर 120, यही दो इनिंग्स थे। ठीक है, तो दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने धागा बिल्कुल खोल के रखा हुआ था। ठीक है, और ओवरऑल इस पिक्चर में निक केली का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओटागो की तरफ से बताया जाए तो नील ब्लूम काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है इनका इस पिक्चर में, सिर्फ 24 का औसत है। और मतलब 6 इनिंग्स में सिर्फ एक बार 50+ स्कोर बनाया हुआ है। लेकिन नीचे वाले जो बैट्समैन हैं, अनारू किचन, माइकल रिप्पन, इसके सिवा भी नेथन स्मिथ का भी नाम आपने देखा होगा, इनके यहाँ पर ठीक ठाक रिकॉर्ड्स हैं। बॉलिंग में खास कुछ बताने लायक नहीं है। आप ब्रेट रैंडल का नाम कुछ बार देखा होगा आपने, इसी कुछ नाम यहाँ पर बदलते रहते हैं। जैक गिब्सन, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे, आखिरी मैच में खेले भी थे, लेकिन इनको बॉलिंग नहीं दी गई थी, मुझे लगता है इंजरी वगैरह कुछ हुआ होगा शायद, और अगर ऐसा है तो आज के मैच में ये रिप्लेस हो सकते हैं। ग्राउंड में बात करें तो ग्राउंड में हालांकि रिप्पन का थोड़ा सा, आपका ना ब्रूम का थोड़ा सा बेटर है, 42 के आसपास इनका औसत आ जाता है। हालांकि बड़ा इनिंग्स उन्होंने ज़्यादा नहीं खेले हैं, 10 में से 3 बार ही 50+ स्कोर बनाया हुआ है। और 2 नाम फिर से आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, अनारू किशन और माइकल रिप्पन। हालांकि अनारू किशन के पास कोई बड़ा स्कोर तो नहीं है, लेकिन औसत ठीक ठाक है। माइकल रिप्पन यहाँ पर भी। बॉलिंग में मैट बेकन और जेकब डफी। बेकन का यहाँ पे 6 मैच में 11 विकेट है। जेकब डफी, अच्छा जेकब डफी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या है जब लोग इनको खेलते हुए देखेंगे ना तो आराम से लोग इनको पिक कर लेते हैं, लेकिन जेकब डफी का एक ऑब्जर्वेशन मैंने जो नोटिस किया है कि हमेशा ही सीज़न के शुरुआत में ना ये थोड़े से शांत रहते हैं, और इसीलिए ओटागो की बॉलिंग भी उतनी कुछ खास होती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता जाएगा, आखिर के 4, 5, 6 मैचेस में आपको जेकब डफी आग उगलते हुए दिखेंगे।
ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि शुरुआती मैचेस में विकेट नहीं लेंगे, लेकिन आखिर के जब मैचेस होते हैं ना, जेकब डेफी कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल बन जाते हैं, ऐसे वाले खतरनाक बन जाते हैं वो। लेकिन शुरुआती मैचेस में ये थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी इनमें देखने को मिलता है, तो यही चीज़ है। अच्छा, अभी आ जाते हैं ग्राउंड में। जो जो परफॉर्मर्स थे हेड टू हेड में, जो चीज़ें बताने लायक था, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा। अगर आप बड़ी लीग खेलते हैं ना, तो वहाँ से काफ़ी सारे आइडिया आपके सामने आ गए होंगे ऑलरेडी। सही है। अच्छा, अभी देखते हैं इस ग्राउंड में क्या होता है। ये ओटावा का होम ग्राउंड तो है, लेकिन कंसिस्टेंसी यहाँ पर थोड़ी सी कमी दिखाई है ओटावा ने, तो देखते रहिए। तो यहाँ पर हुआ था 234 रन बनाया था। देखिए ब्रूम का आपने देखा कि मतलब बहुत बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मैचों में उन्होंने हमेशा रन बनाया है। फिर से यहाँ पर रिप्पन के कुछ रन थे, चेस हो गया। पेसरों में से डफी का अकेला का ही विकेट। और सीजन के देखिए दिसंबर में ये मैच हो रहा है, मतलब अभी तो चलिए कोरोना की वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन दिसंबर में मैच हो रहा है, मतलब एंड में आ चुका है टूर्नामेंट उस वक्त। और जैसे ही एंड के समय में आ गया डफी, आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हालांकि ये तो एक ही मैच से आप यहाँ से कुछ समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 218 यहाँ पर चेस नहीं करने दिया डफी और बेकन। यहाँ पर भी ब्रूम के कुछ स्टार्ट हैं, रिप्पन फिर से, साथ में फिनी के भी बीच में कुछ आ रहा है। पेसर्स का ही आपको डोमिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये मैच, ये एक रदरफोर्ड स्पेशल, और रदरफोर्ड जब चलते हैं तब क्या होता है ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 309 बने, जो चेज होने लायक था नहीं। और पेसर्स का यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। लेग स्पिनर 2 विकेट, मतलब रिप्पन है ये। रिप्पन का हमेशा ही कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस ऐसे है यहाँ पे। उसके बाद फिर से एक विशाल स्कोर, फिर से रदरफोर्ड स्पेशल, साथ में ब्रूम रेनविक के लिए ये कुछ परफॉर्मर्स थे। चेज तो नहीं हुआ। रिप्पन, फॉक्सट्रोट, किचन, इनके से कुछ विकेट्स थे। रिप्पन यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से यहाँ पे काम पे आ रहे हैं। ये इंटरनेशनल मैच है। और रिसेंट जो मैचेस हुए हैं, पिछले सीजन का जो एक मैच हुआ था, यहाँ पर 354 बनाया था। ब्रूम ने यहाँ पर लगाया था एक शतक, साथ में केली, रेनविक, इनके कुछ परफॉर्मेंस थे। और यहाँ पर 144 पर निपटा दिया था। रिप्पन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ में डफी भी यहाँ पर थे। और आखिरी जो मैच यहाँ पर आप देख सकते हैं 323 बना था। ठीक है, बहुत बड़ा टोटल तो किसी का नहीं था, लेकिन सभी ने कंट्रीब्यूट करा था। स्मिथ के विकेट से ओटा को चेज नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पर बड़ा स्कोर था। तो देखिए ऐसा है कि रन्स यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली एक आध बड़े इनिंग्स की ज़रूरत होती है यहाँ पर बहुत बड़ा टोटल खड़ा करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 354 बना, तो 104 बन गए। यहाँ पर हालांकि कोई एक बड़ा स्कोर तो नहीं आया था, लेकिन बहुत सारे अच्छे इनिंग्स आए थे। 350+ स्कोर आया था। और चेज भी करने वाली टीम 283 बनाया था उन्होंने। यहाँ पर 404, 407 बने थे। यहाँ पर 309, तो यहाँ पर रन्स बन सकते हैं। ठीक है, अभी कम से कम एक बड़े इनिंग्स की दरकार तो होती है यहाँ पर रन बनाने के लिए। ओटागो ओवरऑल आपने देखा है कि मतलब ज़्यादा जीतती है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी भले ही ना हो, लेकिन जीतती ज़्यादा है। तो ओवरऑल उनकी बैटिंग यहाँ पर अच्छी रही है। हैमिश रदरफोर्ड आपने देखा, मतलब उनका ऐसा ही है। हैमिश रदरफोर्ड का इस सीज़न से पहले तक रिकॉर्ड था ये कि जब भी उन्होंने 50+ स्कोर बनाया है फोर्थ ट्रॉफी में, वो 100 तक गया है। तो समझ सकते हैं जब वो चलते हैं तो ऐसा ही होता है। तो बड़ा इनिंग्स अगर आए तो यहाँ पे रन्स बन सकते हैं, या फिर बहुत सारे 50+ स्कोर अगर आए तो रन्स यहाँ पे बन सकते हैं। नहीं तो एक हायर देन एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड ही आपको देखने को मिल रहा है। और बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पे हमेशा ही बड़े स्कोर्स बन रहे हैं। अगर मतलब चेज मेजोरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर होता नहीं है। आप नोटिस कर सकते हैं यही एक मैच था जहाँ पर काफ़ी कम स्कोर बना था, तो चेज नहीं हुआ, चेज हो गया। उसके बाद से आप नोटिस करेंगे कि चेज यहाँ पर जनरली हो नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी देखें बैटिंग फर्स्ट टीम जीती, यहाँ पर भी बैटिंग फर्स्ट टीम जीती। ये इंटरनेशनल मैच छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी बैटिंग फर्स्ट टीम जीती और काफ़ी बड़े बड़े मार्जिन से भी जीते हैं। तो ऐसा, तो पिच से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये अच्छा स्कोरिंग ग्राउंड है। मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा रन बनते हैं, लेकिन रन बनते हैं। ठीक है, बनाए जा सकते हैं। जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उनके लिए हमेशा ही यहाँ पर एडवांटेज रहता है। ठीक है, बॉलरों में से पेसर्स का ही रहता है बोलबाला, और बीच बीच में लेग स्पिनर्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है, नेमली माइकल रिप्पन, तो आपने देख ही लिया। तो ये है ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड में भी कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। अभी अगर मैं करंट स्क्वाड की बात करूँ, करंट टीम की परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो दोनों ही टीमों का बॉलिंग कुछ खास अच्छा हो नहीं रहा है। लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के पास फिर भी एक ब्रेट रैंडल हैं जो शुरुआत में और एंड में जाके स्ट्राइक्स दे रहे हैं। ठीक है, ओटागो की तरफ से ऐसा भी नहीं हो रहा है। एक मैच में माइकल रे मतलब भूत सवार हो गया था उन पे, अचानक से आए और 7 विकेट लेके चले गए। तो उसको छोड़कर बाकी बॉलिंग में कंसिस्टेंसी की अभी भी कमी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इनके वजह से रन जो है बन रहे हैं।
तो यही एक चीज़ है जो आपको कंसिडरेशन में रखना है। अगर फिर से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स पहले बैटिंग कर रही है तो फिर से आप 300 के ऊपर स्कोर की उम्मीद रख सकते हैं। अभी देखिए कौन रन बनाएगा ये तो मैं बता नहीं सकता। कुछ नाम हमारे सामने आए हैं हिस्टोरिकली, डीन ब्राउनिल और हेनरी कूपर। अगर हम करंट फॉर्म की बात करें तो ब्रेट हैम्पटन प्लंकेट शील्ड से अच्छे फॉर्म पर थे, तो ये तो आपके ये हो गए। काफ़ी नीचे बैटिंग में आ रहे हैं, वही एक दिक्कत वाली बात है, नहीं तो फॉर्म पे तो काफ़ी अच्छे हैं ही। कैटन क्लार्क लगातार रन बना रहे हैं, जीत रवाल भी कंसिस्टेंट रन बना रहे थे। 12 इनिंग्स एक ही खेले हैं अभी तक, एक ही शतक उन्होंने लगाया है, लेकिन कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं। एंटोन डेफचिच ने भी आखिरी मैच में रन बनाया था, स्टार्ट लिया था, रन आउट हो गए थे, नहीं तो शायद लंबा खेल जाते। तो ऐसे चल रहे हैं, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली हम किसी का नाम बता नहीं सकते। सिर्फ कैटन क्लार्क का बता सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादा अच्छी पारियाँ खेली हैं। ओटावा की तरफ से बताया जाए तो अभी तक हैमिश रदरफोर्ड और नील ब्रूम को छोड़कर कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन नीचे से हमेशा ही कुछ ना कुछ रन परफॉर्मेंस आ रहे हैं, और हिस्टोरिकल भी हमने यही चीज़ देखा है। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो इस तरह का हो सकता है, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। गिब्सन लास्ट मैच में खेले थे लेकिन बॉलिंग नहीं मिली थी इनको, हो सकता है कि इनका थोड़ा इंजरी कंसर्न हो। अगर ऐसा होता है तो आज के मैच में ये ड्रॉप्ड हो सकते हैं। ओटावा की तरफ से निक केली, इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जब भी ओपनिंग करते हैं, ठीक है। हैमिश रदरफोर्ड लास्ट मैच के स्क्वाड में थे लेकिन उनको खिलाया नहीं गया था, किस कारण की वजह से मुझे नहीं पता। अगर हैमिश रदरफोर्ड अवेलेबल होते हैं और वो ओपनिंग करने आते हैं तो अगर निक केली की हो सकता है नीचे भेजा जाए, और अगर निक केली नीचे आ जाते हैं ना तो उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो सकता है। मैं बाई एनी मीन्स नहीं कह रहा उनको ड्रॉप करो, लेकिन ओपनिंग करते हुए जो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई हुई है और अन्य किसी पोजीशन पे उन्होंने उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हैमिश रदरफोर्ड आए भी तो भी निक केली ओपनिंग करें उनके साथ, और रेनविक जो कि किसी भी काम पे नहीं आ रहे हैं फिलहाल, तो उनको नीचे भेज दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूँ, निक के लिए आपने देखा इस फिक्चर में कंसिस्टेंटली उन्होंने रन बनाया हुआ है, चाहे वो जीसीबी टीम के होकर क्यों ना खेले। और अगर ये ओपनिंग करते हैं तो बहुत ही सही कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस आपके लिए बन सकते हैं, अगर आप रिकॉर्ड के बेसिस पे जाना चाहते हो तो। बाकी देखिए बैट्समैन है, पहले बॉल पर भी आउट हो सकते हैं, तो बाद में आप मेरे को मत बोलना कि आपने बोला था। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ रिकॉर्ड्स को आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी क्या होगा मैच में ये तो मुझे भी नहीं पता और शायद आपको भी नहीं पता। बाकी अगर बात करी जाए तो अनाडू किचन और यहाँ से माइकल रिपन और नेथन स्मिथ, इनके रिकॉर्ड्स आपने देखे हैं, काफ़ी अच्छा है। अनाडू किचन ने हमेशा ही कुछ ना कुछ रन यहाँ पे बनाए हुए हैं, हालांकि आखिरी मैच पर रन नहीं बना पाए थे। विकेट टेकिंग के मामले में मुझे इस कंडीशन में किसी भी स्पिनर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। हेल्प की अगर हम बात करें तो नीचे दो और बैट्समैन हैं, जॉश फिनी और डेल फिलिप्स, लेकिन प्रॉपरली इनको ना ही मौका मिलता है, और जब मौके मिल रहे हैं तब भी ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। डेल फिलिप्स प्लंकेटशीट में काफ़ी अच्छे फॉर्म पर थे, और जॉश फिनी थोड़ी बहुत बॉलिंग भी शायद करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी काम पे नहीं आए हैं। बड़ी लीग के लिए आप इनको ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली डेल फिलिप्स को। एक मैच में अभी तक उन्होंने रन बनाया था, 40+ कुछ रन बनाया था, लेकिन अभी तक कुछ काम पे आए नहीं। और अगर जैसा कि हम हिस्टोरिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा ही ओटावा की तरफ से नीचे वाले बैट्समैन को हमें कंसंट्रेशन देना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से इन दोनों का नंबर आ सकता है। और डेल फिलिप्स अच्छे फॉर्म पर थे प्लंकेटशीट में। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो ये जो प्लेयर्स हैं ये आपके स्मॉल लीग में होने चाहिए मेरे ख्याल से। केली अगर ओपनिंग करते हैं तो मस्टली होने चाहिए। रवाल और क्लार्क में कोई एक, अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है ना नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, तो आप दोनों को भी रख सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा क्योंकि आपके लिए तब बैटिंग ज़्यादा कवर नहीं होगा, लेकिन लॉजिकल है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो हैम्पटन, रवाल और क्लार्क तीनों ही सेफेस्ट पिक में हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद बॉलरों में से रैंडल और पिछले मैच के बाद कूपर के साथ काफ़ी लोग जा रहे हैं। रिस्क लेना है तो ब्राउनिल, डेपचिच आखिरी मैच पर अच्छा खेले थे, ठीक है। हालांकि इनके फॉर्म को लेकर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है, लेकिन चलिए रन बनाया था तो बनाया था, वही है। और बॉलरों में से अनुराग वर्मा, अमित वर्मा बोल रहा हूँ, अनुराग वर्मा, ये पिछले सीजन में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने कराई हुई थी, और इनके पास एबिलिटी है बंचेस में विकेट निकालने का। अगर फर्स्ट बॉलिंग करवा रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, चाहे वह 50 या 60 जो भी रन दे दे, विकेट निकालने की एबिलिटी इनके पास है। अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करवा रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, तो आपको दोनों तो स्ट्राइक बॉल रखने ही पड़ेंगे, तब आप ब्रेट रेंडेल के साथ अनुराग वर्मा को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। छोटी लीग में भी आप ये ट्राई कर सकते हैं, बड़ी लीग में आपकी मर्जी, मतलब बड़ी लीग में अगर सेकेंड इनिंग्स में करते हैं तब ट्राई करना, तब स्मॉल लीग में छोड़ देना। लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में अगर ये बॉलिंग करवा रहे हैं तो ब्रेट रेंडेल के साथ इनको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ओटावा की तरफ से नील ब्रूम और अनाडू किचन के साथ काफ़ी लोग जा रहे हैं। नेथन स्मिथ पिछले मैच में जो परफॉर्म करा है, आज के मैच में काफ़ी लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। टीम में तो सबके होंगे, सिलेक्शन परसेंटेज चाहे जितना भी हो, ये इससे कन्फ्यूजन मत हो जाए ना। उसके बाद माइकल रे और रिपन
यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, आखिरी मैच में भी रन बनाए हुए हैं और निक केली अभी भी थोड़ा कम ले रहे हैं लोग इनको, और अगर रदरफोर्ड खेलते हैं तब और भी ज़्यादा कम लोग लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कितना कंसिस्टेंट इनका परफॉर्मेंस रहा है इस फिक्चर में, और अगर ओपनिंग करते हैं तब तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, तो यही है सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है टीम का। अभी क्या है कि मुझे ब्रेट हैम्पटन चाहिए, लेकिन ध्यान से समझना एक बात, ठीक है। ब्रेट हैम्पटन फॉर्म पर हैं, बॉलिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन एज ए बॉलर आप उनको ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। बैटिंग से ऑफ कोर्स इनके मतलब क्या ही बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसा हम देख रहे हैं ट्रेंड ना, अगर वैसा ही चलता है तो हो सकता है कि ब्रेट हैम्पटन के पास प्रॉपर बैटिंग नहीं आए। मैं स्मॉल लीग में मतलब आपको स्टैम्प मार के दे सकता हूँ कि ब्रेट हैम्पटन को आप मिस मत करना। और सिर्फ मिस करने की बात तो दूर की बात है, आप कैप्टन वाइस कैप्टन इनको बना सकते हैं। बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हो ना, ये एक चांस आप ले सकते हो। मैंने क्या किया है नोटिस करो, कूपर को रखा है क्योंकि कूपर ने लास्ट मैच में अपने पूरा कोटा का ओवर करवाया था। हालांकि वहाँ पे एक बॉलर इंजर्ड हो चुके थे तो उसकी वजह से कराया था। अगर वो इंजर्ड ना होते, मोस्टली मुझे लगता है इंजरी हुए थे, अगर वो वैसा कुछ ना होता तो शायद इनको ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिलती। तो वो कंसिडरेशन में मत रखना कि ये ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन शायद 10 ओवर ना करवाए। कटन क्लार्क और जीत रवाल में से कोई एक, जैसे मैंने बताया, और डीन ब्राउनडिल मेरे पंट जिनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे अच्छे हैं। अभी हैम्पटन को बैटिंग भी मिलनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे जीत रवाल और कटन क्लार्क दोनों को ले रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको हैम्पटन ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि रिपन को तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं। अच्छा, बॉलिंग में बात करी जाए, ब्रेट रैंडेल और नेथन स्मिथ तो मस्ट हैव है। नेथन स्मिथ बॉलिंग से कुछ करे नहीं करे, बैटिंग से मुझे इनसे उम्मीदें हैं। अभी तीसरा बॉलर लेना है। तीसरा बॉलर देखिए, काफ़ी जनता जेकब डफी के साथ जाने वाली है, लेकिन जेकब डफी का क्या है मैंने बता दिया, रिकॉर्ड्स इनके धांसू हैं। लेकिन फिर भी एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको थोड़ा अलग हटके करना है तो आप ये कर सकते हैं। मैट बेकन एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आपके पास ऑप्शन आते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, जिसका रीज़न मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप चाहे तो ले सकते हैं। और अगर पहले इनिंग्स में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बॉलिंग करवा रही है तो अनुराग वर्मा, ठीक है। तो मैं शायद मैट बेकन या अनुराग वर्मा में से किसी एक को लूँ। यहाँ पर किचन का भी ऑप्शन है, लेकिन मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा। बैटिंग में नील ब्रूम और निक केली को मैंने रखा है। नील ब्रूम के फॉर्म को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट रहा है। आपने देखा हेड टू हेड में भी उनके बहुत खास रिकॉर्ड नहीं है, और ग्राउंड में भी 40 है। तो अगर ये आप 40-45 रन का जो पॉइंट होगा उसको आप सेक्रीफाइस करने का दम रखते हैं तो नील ब्रूम को आप ड्रॉप कर सकते हैं, और उनको ड्रॉप करके आप ऑलराउंडर सेक्शन से किचन को ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से पॉइंट देंगे, कुछ तो देंगे ही। और बैट्समैन सेक्शन से आपके पास यहाँ पर डेल फिलिप्स हैं, स्मॉल लीग के लिए सजेस्टेड नहीं है। एंटन डेप्सी ने लास्ट मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, हालांकि आउट हो गए थे रन आउट, नहीं तो अच्छा खींच ले जाते हैं मेरे ख्याल से। और अगर यहाँ पे रदरफोर्ड खेलते हैं तो रदरफोर्ड का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हो जाता है। कीपर सेक्शन में मेरे पास कोई खास प्रायोरिटी नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हैं। सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से लोग रेनविक को ले रहे हैं क्योंकि वो ओपनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्ली बैटिंग आ जाती है तो ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है। और बॉलर सेक्शन में मैं बता दिया। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आपको बैट्समैनों से ही बनाना है, ठीक है। निक के लिए अगर ओपनिंग करते हैं तो बहुत अच्छे चॉइस हो सकते हैं कैप्टनसी के लिए। यहाँ से डीन ब्राउनडिल और कूपर बहुत दिनों से अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं। उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा लो है, इसीलिए थोड़ा सा डाउटफुल हो सकते हैं कैप्टनसी के लिए, नहीं तो और कोई डाउट नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन से रिपन, हैम्पटन, लेकिन हैम्पटन का भी वही है कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। और यहाँ से नेथन स्मिथ, अगर फर्स्ट इनिंग से बॉलिंग आती है तो अनुराग वर्मा को ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना फॉर कैप्टनसी। इनके पास एबिलिटी है बंचेस में विकेट निकालने का, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें। मुझे यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर की उम्मीद है, और वैसे भी यहाँ पर हाई स्कोर होते हैं, आपने देखा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बैटिंग हेवी रखने की कोशिश करा है। बाकी अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना बैटिंग हेवी ही टीम बनाने का, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं, और सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप ही के लिए है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।